अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। जनूबी अफ्रीका का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे पहुंच गई है। पहले ओडीआई सीरीज में कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने, जो 7 साल के तवील अरसे के बाद थी, और पहली मरतबा T20 सीरीज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3-1 से जीतने में कामयाब हुई। वो जनूबी अफ्रीका की B टीम थी, C टीम थी, ये बातें सब अपनी जगह पर, लेकिन फतह फिर फतह होती है। लेकिन हम जब मैच हार जाते हैं तो बहुत सारे नकाइज ढूंढ रहे होते हैं, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, लेकिन जब जीत जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा पड़ जाता है। इस साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड T20 इंडिया की सरजमीन पर खेलना है। जहां हमने खेलना है वहां की अपनी एक प्रेशर कंडीशंस होंगी, जहां पर खेलना इतना आसान कभी भी नहीं रहा। बड़े बड़े स्टार्स वहां पर गए और जब जिन्होंने वहां परफॉर्म किया वो फिर ऐसे स्टार बने कि उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, लेकिन जो वहां परफॉर्म नहीं कर सके वो फिर गायब भी हो गए। इस लिहाज से पाकिस्तान को अपनी एक ऐसी मरबूत हिकमत अमली ज़रूर तश्कील देना होगी जो इंडिया की सरजमीन को और वहाँ की प्रेशर कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हो। पाकिस्तान टीम जीत ज़रूर गई, लेकिन अगर हम देखते हैं तो फिर ना हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कहीं पर दिखाई दी, कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी। अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म ना करे तो फिर हमारे मिडिल ऑर्डर कहाँ पर हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं तो कोई कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही, कोई तसलसल दिखाई नहीं दे रहा। इवन शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं, खासे एक्सपेंसिव रहे। अगर लास्ट मैच की बात करें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इस सीरीज में देखें तो जो एक्सपेक्टेशन हम अपने एक नंबर 1 बॉलर जिसे करार देते हैं उससे रखते हैं, उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो शाहीन शाह अफरीदी भी दिखाई नहीं दिए। कभी हारिस रऊफ को ला रहे हैं, कभी हसनैन को लेके आ रहे हैं, अभी तक हमारा कॉम्बिनेशन सेटल दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर इन तमाम चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा। हम आसिफ अली को खिला रहे हैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर, आसिफ अली से ज़रा सा भी परफॉर्म नहीं हो रहा। हम मिडिल ऑर्डर में हमने हैदर अली को मौका दिया, यंगस्टर हैं लेकिन शायद अभी उन्हें बहुत टाइम लगेगा ग्रूम होने में। जहाँ पे 5 रन की औसत दरकार होती है वहाँ पर भी बाउंड्री पे हिट मार के आउट हो जाते हैं। वो उनको ज़ाहिर सिखाने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन वो सीख क्या रहे हैं इतनी जल्दी, शायद उनसे सीखा नहीं जा रहा। ये फुटेज भी आप देख रहे होंगे, कामयाब टीम के चेहरों पर खुशियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन खुशियों को हम ज़्यादा उस वक्त इंजॉय करेंगे जब हमारी टीम की परफॉर्मेंस अक्टूबर नवंबर में इंडिया में होने वाले वर्ल्ड T20 में भी बेहतर हो। देखना होगा कि हमारे मिडिल ऑर्डर बैटिंग कहाँ पर है। टॉप ऑर्डर के अंदर ठीक है, इस वक्त बाबर आजम की मैं बात कर लेता हूँ, रिजवान की बात कर लेता हूँ, दोनों आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान में परफॉर्म किया था उस वक्त भी उनकी कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, ना उनकी कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप हमें दिखाई दी यहाँ जनूबी अफ्रीका में। तो उन्होंने B और C टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, हम कोई क्रेडिट नहीं छीन रहे, लेकिन इंडिया में तमाम टीमों की टॉप बॉलिंग होगी, उसके खिलाफ वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, शर्जील बैठे हुए हैं आपके पास फ़खर जमान बैठे हुए हैं। जब इस तरह का आपके पास ओपनिंग पेयर है तो हमें उसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन जो 200 रन चेस किए थे ज़बरदस्त अंदाज से बाबर आजम ने और रिजवान ने, चौथे वनडे में आप देख लें कि वही सूरत हाल क्या हो गई थी कि 92 for 1 देन 127 for 7। इतना बड़ा फर्क हमसे फिनिश नहीं हो पा रहा सही तरीके से। हम जो मैच जीत रहे हैं वो इस तरह जीत रहे हैं कि बस लड़ते मरते हमने जीत लिया, जो हार रहे हैं वो बड़े मार्जिन से हार रहे हैं। ये चंद ऐसे सवाल आते हैं जो टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट के थिंक टैंक को ज़रूर समझ लेना चाहिए। बाबर आजम ज़बरदस्त, उन्होंने कोहली को भी रिप्लेस किया एज ए ODI बैट्समैन, नंबर 1 बैट्समैन बन गए। बाबर आजम की फॉर्म, कारकर्दगी सब लाजवाब दिखाई दे रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्हें पता है कि जब 200 रन चेस करने तो फिर किस स्ट्राइक रेट से खेलना है। उन्हें यह भी पता है कि जिस वक्त 145 चेस करना है तो किस स्ट्राइक रेट से चेस करना है। तो ये समझ जितनी जल्दी आ जाए वो बड़ा खिलाड़ी भी बनता है। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज के ऊपर क्योंकि हमने इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है। इस बॉलिंग में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट कमेंटेटर सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइंस की नुमाइंदगी की क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे आप सुनते रहते हैं उनके तबसरे, और फिर जब जो भी गेस्ट आ जाते हैं उनके सवालात भी बड़े लाजवाब होते हैं, सैयद राफे सफदर साहब। थैंक यू वेरी मच राफे मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सईद भाई, जीत जाते हैं तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन शायद इस वक्त छुपाने का टाइम नहीं है। इस साल हमने जितना इम्पॉर्टेंट इवेंट खेलना है वो भी इंडिया की सरजमीन पर, उसको अगर मद्देनज़र रखते हैं तो फिर कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। जिम्बाब्वे हमारे पास जहाँ टीम पहुँच गई है, आखिरी 3 T20 इंटरनेशनल मैचेज़ हैं। जो कुछ मैंने अभी इतनी देर कहा उससे आप मुत्तफिक हैं? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने
हमेशा मैं जब भी नसीम आपके प्रोग्राम में आता हूं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, इसलिए कि थोड़ा सा पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, बड़े प्लेयरों के साथ भी खेला हुआ है और इस मुल्क की फीलिंग्स भी है अंदर कि पाकिस्तान खेलना या पाकिस्तान के नाम को ऊपर लेके जाना कितना ज़रूरी होता है। मैं पहली चीज़ तो कि मुबारकबाद देता हूँ बाबर आजम को। नो डाउट के ग्रेट प्लेयर, पाकिस्तान को काफ़ी अरसे के बाद ऐसा प्लेयर मिला जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, जैसे ज़हीर भाई ने किया था। सईद भाई एक सेकंड आता हूँ, आपके एक ऐसे के जो आपके साथ आपकी कोचिंग के अंदर खेल भी चुके हैं, उन्हें खाने पे जाना है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहुत खुशियां दी इस बॉलर ने पाकिस्तान क्रिकेट को। और आज भी अगर हम देखते हैं अपनी बॉलिंग लाइनअप जो इस वक्त साउथ अफ्रीका में खेलती हुई दिखाई दे रही है या जो अब जिम्बाब्वे पहुंच गई है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। उनका तजुर्बा, उनकी स्किल्स लाजवाब हैं। और लेकिन इस वक्त वो इस सिस्टम से खासे दूर दिखाई दे रहे हैं। क्यों दूर इतने दिखाई दे रहे हैं? जबकि इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 इंडिया में खेलना है और इंडिया के खिलाफ उनकी कारकर्दगी, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उठा लें या जहां कोई बड़ा मैच होता है, बिग मैच, बिग बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आमिर। जी वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर क्या हाल है बेटा? जी सईद भाई ठीक ठाक, आप ठीक हैं? रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी गुजर रही है कि तुम्हारे सर्कल में ही, क्रिकेट के सर्कल में ही गुजर रही है, नेशनल बैंक से ही गुजर रही है। अल्लाह करे सईद भाई डिपार्टमेंट खुल जाए दोबारा। तुम जैसा बंदा पैदा आज हो जाएगा जो मैनेजमेंट के खिलाफ बोल गया है, उसी तरह यहाँ भी क्रिकेटर तो बॉल बोल गए। हो नहीं रहा कुछ, मगर ये है कि अब जो भी बोलता है डिपार्टमेंट के खिलाफ, उसका पता है तुम्हें। एक दफा पहुंच गए थे खान साहब के पास कुछ बोलने के लिए, तो उनका क्या हाल हुआ था। मेरी तो दुआएं हैं कि खुले, अल्लाह करे बहुत जरूर खुलेगा, इंशाल्लाह खुलेगा इंशाल्लाह। आमिर कहाँ हैं भाई? आप इतना मिस कर रहे हैं आपको। हमारे यहाँ तो बॉलर सेटल होके ही नहीं दे रहे हैं, कभी उसको खिला रहे हैं, कभी उसको खिला रहे हैं। मोहम्मद आमिर नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें। जो स्किल्स, जो आमिर की फॉर्म, फिटनेस, जो रिदम और खासकर जो एग्रेशन आमिर का है, वो इन बॉलर्स में मिस दिखाई दे रहा है। आप हैं कहाँ पे? देखिए मैं नसीम भाई लाहौर में हूँ, और दूसरा ये कि देखिए बॉलर्स सेटल, आवाज बढ़ाएं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आमिर जी आमिर सुन रहे हैं आपको जी। देखिए बॉलर्स ने, आपने जैसे बॉलर्स की बात की, सेटल तब होता है जब आप एक प्लेयर को प्रॉपर चांस देते हैं। लेकिन अभी अगर आपने देखा हो यहाँ पे ये हो रहा है कि एक एक मैच से, दो मैच से लड़के टीम में आ रहे हैं, तो ऐसे लड़के कभी सेटल्ड नहीं होते। और अगर आप देखें यहाँ पे ये हो रहा है कि हालांकि जो, अगर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वहां पे देखें ना, तो वहां पे जब वो प्लेयर आता है तो उसको ये टैग लगता है कि ये सीखा हुआ है। ठीक है, हमारे में क्या हो रहा है कि यार टीम में आके बहुत कुछ सीखेगा, ये स्कूल की टीम तो है नहीं कि यहाँ पे बहुत कुछ सीखेगा। हाँ, जो सीखा हुआ आता है वो अपनी आके यहाँ पे स्किल्स को दिखाता है, वो अच्छा होता है, परफॉर्म करता है, और साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस होता है वो सीखता है। वो ना कि आके यहाँ पे वो बॉलिंग सीखेगा, क्योंकि वो सीखा हुआ तो यहाँ पे आया ना, वरना तो उसको NCA में होना चाहिए था या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड सेट चेंज है। अगर आप दूसरी टीमों को देखें, रिसेंटली अगर आप देखें, ईशान किशन खेले और यादव खेला, सूर्या कुमार यादव, तो उनके 3 साल के IPL के करियर है पीछे और 3-3 साल फर्स्ट क्लास है। तो वो कभी लगा आपको कि वो टीम में आके सीखेंगे? वो आपको यही लगा कि ये सीखे हुए हैं। तो ये डिफरेंस आ रहा है, इसलिए प्लेयर सेटल हो नहीं पा रहे। बिल्कुल, ये सेटल नहीं हो पा रहा। और फिर जो लोग भी अपनी टीमें तश्कील दे रहे हैं वर्ल्ड T20 को मद्देनजर रखते हुए, उसमें एक एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, उनके अंदर एक स्पार्क दिखाई दे रहा है। हम अभी तक सेटल दिखाई नहीं दे रहे। किसी के लिए 2 मैच है, किसी के लिए 1 मैच है। जिस तरीके से आपने अभी आमिर बात की, आपकी कभी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, कभी सोचते हैं अपने फैसले के बारे में, या बहुत इस मामले में भी कहीं अफसोस होता है कि अगर आपने एक बात कही थी तो क्रिकेट बोर्ड ने बुला के आपसे पूछा तक भी नहीं कि आमिर क्या मामलात हैं, ऐसी क्या चीज़ है, किसी ने पता भी नहीं किया? बिल्कुल, एक तो नसीम भाई ये जो आप अपने करियर का डिसीजन लेते हैं ना, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो होता नहीं कि आपने बैठे बैठे ले लिया। ठीक है, आप बहुत सारी चीजों को राइट लेफ्ट देखते हैं, तब जाके आप एक डिसीजन बनाते हैं। फिर अपनी फैमिली से या आपके जो वेल विशर्स होते हैं आप उनसे पूछते हैं। दूसरा ये है कि मेरे से बात की गई है और जो है ऑफिशियल जो है बोर्ड के हैं, लेकिन मैंने उनको भी यही बोला है कि देखिए जो सिस्टम था ये इस तरह तो हो नहीं सकता कि जिस तरह मैंने एक डिसीजन लिया था, वो जो मेरा एक स्टांस
चांस था, वो दिन में तो चेंज होता नहीं है एक दिन में, ठीक है, पर मैंने बहुत सोच समझ के ये लिया था और ये मेरा पर्सनल फैसला है और आई डोंट थिंक सो अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो मेरा माइंड सेट चेंज होगा, क्योंकि मैंने उस सिस्टम को, उस सेटअप को देख के ये डिसीजन लिया था, ना कि अब मैं बैठ के बोलूँ कि नहीं जी मैं रेडी हूँ और ये है और वो है, और ये फिर वो क्या कहते हैं ना, मजाक वाली बात हो जाती है। जब तक आपको ये नहीं लगता कि हाँ ये चीजें सेटल्ड हो गई हैं, ये माइंड सेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, प्लेयर को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, प्लेयर को वो दिया जा रहा है जो वो डिजर्व करता है, तब इंसान सोचता है। नहीं, इसमें बिल्कुल आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बताती है। चाहे हम पाकिस्तान सुपर लीग में एक फ़र्क देख लेते हैं कि जिस वक्त आप बॉलिंग कर रहे होते हैं और बाकी बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं, वो एक फ़र्क हम वाज़े तौर पे आमिर देख रहे होते हैं। लेकिन इस साल वर्ल्ड T20 इंडिया में है और इंडिया के खिलाफ जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है, या तो इमरान खान साहब की हम बॉलिंग देखते थे, या वसीम अकरम साहब की, वकार यूनुस की बॉलिंग देखते थे, शुएब अख्तर की बॉलिंग देखते थे, आसिफ की बॉलिंग देखी या आपकी बॉलिंग देखी, वो जो एक कमी महसूस करेंगे हम वर्ल्ड T20 में आपकी वजह से, आप उस सिलसिले में कुछ सोचते हैं आप? देखिए नसीम भाई, हर बंदे का ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री से वर्ल्ड कप में अपनी टीम को रिप्रेजेंट करे, नो डाउट। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला है कि मुझे अल्लाह ने बहुत सारी अचीवमेंट्स दी हैं लाइफ में, जिस पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, और अल्लाह ने जो है अभी भी फुल फिट एंड फाट रखा हुआ है, जिसको कहते हैं सेहतियाब रखा हुआ है, तो ये तो अल्लाह का बहुत करम है। बाकी अब सारी जिंदगी तो क्रिकेट खेलनी नहीं है। क्रिकेट इंसान कितनी साल खेलता है, 10 साल खेल लेगा, 11 साल खेल लेगा, एंड ऑफ द डे उसने खत्म ही होनी है क्रिकेट, तो वो तो फिर और बहुत सारे वर्ल्ड कप आएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि हर बंदे का प्लेयर, हाँ ऐसे इवेंट्स कोई भी प्लेयर, एज अ प्लेयर कोई भी नहीं चाहता कि वो मिस करे, लेकिन मैंने एक डिसीजन लेना था और जिस रीजन से लिया वो आपको भी पता है, तो अभी तो नो चांस कि मैं इस चीज पे सोचूंगी। राफी सफदर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर PIE के, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आमिर जी, राफी प्लीज। आमिर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। देखें, आपको जाहिर सी बात है पूरा पाकिस्तान बहुत सालों से देखते आ रहा है और आपको सपोर्ट करते हैं, और आपने पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अचीव की हैं, और मगर जब आपका कमबैक हुआ पाकिस्तान टीम के अंदर तो सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, मगर ज़ाहिर है बीइंग अ क्रिकेटर मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि एक प्लेयर वापस जब इस लेवल पे जाता है, इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे जाता है, रिदम में आने में टाइम लगता है। खैर वक्त के साथ आप रिदम में आ भी गए, पर आपको नहीं लगता कि जब आपका जो एक बोर्ड जिस तरह आपको सपोर्ट कर रहा था, जब तक आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली थी, उनका जो स्टैंस था, वो जो नज़रिए और सपोर्ट आपके साथ चल रही थी, और जब आपने वो ऑस्ट्रेलिया टूर से बैक अपना किया और आपने कहा जी मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो उसके बाद से बोर्ड का स्टैंस आपके खिलाफ हो गया, क्योंकि बोर्ड आप उस वक्त पाकिस्तान टीम को आपकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। उस वक्त नए बच्चे जैसे नसीम शाह हो गए या फिर मूसा हो गए, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको PCB को ले जाना पड़ा, और क्या कहते हैं, उसके बाद से सिनेरियो चेंज हुआ, जबकि हम सबकी ख्वाहिश है कि आज भी आप हो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और उम्मीद है आप कम बैक करें। बट आपको नहीं लगता कहीं आपकी थोड़ी सी अपनी डिसीजन मेकिंग में कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ? नो राफी भाई, अगर आपको याद हो तो मैंने वर्ल्ड कप के बाद जून जुलाई में ये टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट ली थी, जो ऐलान किया था मैंने, राइट, वर्ल्ड कप के बाद। और जो उस दौरान जो मैनेजमेंट थी, दे नो कि मैं आफ्टर वर्ल्ड कप कर रहा हूँ, रिटायरमेंट दे रहा हूँ, और मेरी इंजरीज को वो जानते थे कि मैं किस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरी बहुत सारी इंजरीज थी, मेरे शोल्डर इंजरीज थी, मुझे फ्लेक्सर की इंजरी थी, मेरी बैक स्टिफ थी, और वो दे नो कि मैंने लूप में रखा हुआ था। कैप्टन को भी पता था, जो मेरी टीम मैनेजमेंट थी उन सबको पता था। और ये जो आप ऑस्ट्रेलिया वाली बात कर रहे हैं, ये टूर हुआ था दिसंबर में, राइट, दिसंबर में। तब तक हर बंदे ने मुझे सपोर्ट किया। फिर आपको, अगर आप इस ये जो अभी मौजूदा मैनेजमेंट है उनका कोई रद्द अमल नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद मिकीवर आए थे पाकिस्तान, उनको फारिग कर दिया गया था। उसके बाद ये नई मैनेजमेंट आई थी, इन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की थी, ठीक है, कि आपने किस रीजन की वजह से टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, ठीक। इन्होंने आए कि जी हमें फलाना मिल गया, हमें फलाना मिल गया, हमें फलाना मिल गया। ये आपने इनकी स्टेटमेंट सुनी, वो जी फलाना 145 करता है, वो 140 करता है, तो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, राइट। ये इनकी स्टेटमेंट्स थी। उस टाइम किसी ने मोहम्मद आमिर का नहीं बोला हो हमें मोहम्मद आमिर की कमी महसूस हो रही है, या हमें मोहम्मद आमिर को देखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि उसने टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ी, अगर वर्कलोड की वजह से छोड़ी तो शायद हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मेरे से तो किसी ने बात नहीं की। हाँ, दिसंबर में जब आप ऑस्ट्रेलिया से हारे तो अब किसी की तरफ तो तोपों का मुंह करना था, तो मोहम्मद आमिर नजर आया था, तो इसलिए वो ये रीजन था।
बिल्कुल ये बात तो है आमिर, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको डिजर्व करना चाहिए। असल में क्या कि टीम मैनेजमेंट में अगर ज्यादा बड़े चौधरी आ जाएंगे तो वो टीम में चौधरी देखने ही नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा खिलाड़ी हो के बात करे। ये भी एक मसला है वैसे जो इस वक्त मौजूदा टीम मैनेजमेंट के, खासकर जिन दो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ये आपने एक दबे लफ्जों में बात कर दी, अल्लाह करे ये चीज खत्म हो जाए, क्योंकि जब आप एक मैनेजमेंट के प्रोसेस में आ जाते हैं ना, तो आपके लिए सारे प्लेयर आपके बच्चों जैसे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, जब कोई अगर आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई गोरे आते हैं ना एक्स प्लेयर, वो कहते हैं वी आर हेयर टू हेल्प यू। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जब माइंडसेट चेंज है, यहाँ पे ऐसे लगता है कि वो बॉस हैं। यहाँ पे जब तक वो कहेंगे आमिर रोटी खा लो तो आमिर खाए, आमिर रोटी नहीं खानी तो ना खाए। यहाँ पे थोड़ा माइंडसेट चेंज है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे, हम तुम्हारे पे एहसान कर रहे हैं, जो गलत चीज है, जो मुझे लगता है ये गलत है। क्योंकि यहाँ आप आते हो प्लेयर की हेल्प करने के लिए, ना कि प्लेयर को मेंटली अपसेट करने के लिए, ना कि प्लेयर को जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको नीचे गिराने के लिए। प्लेयर जब परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वहां पे सबसे ज्यादा वो टाइम होता है कि उसको बैकअप करना है, क्योंकि परफॉर्म करने पे तो सारे ही सलाम करते हैं, सारे कहते हैं वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन क्रेडिट वहां पे लिया जाता है जहां पे प्लेयर से परफॉर्म नहीं होता और आप उसको सपोर्ट करो। वहां पे आप उसको कहते हैं नहीं जी इसको तो फारिग करें, ये अपने कंफर्ट में खेलता है, ये अपने इसमें खेलता है, ये अपने उसमें खेलता है। लेकिन यहाँ पे जो बॉस गिरी वाला, जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में कहा था, ये जो यस बॉस है, ये जब तक खत्म नहीं होगा हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो नहीं सकती। वो इसलिए प्लेयर अपने आप को एक रिलैक्स तरीके से जब अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं करेगा फील्ड पे, वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता। सईद भाई भी आपके कोच बैठे हुए, अगर मैं आपकी बात इस तरह समझूं कि पाकिस्तानी कई सारे कोचेस के अंडर में आप खेले, कई इंटरनेशनल कोचेस के अंडर में आप खेले, तो पाकिस्तानी कोचेस का मिजाज थोड़ा सा शायद बॉस वाला हो जाता है, ये आप बात कह रहे हैं? जी जी नहीं, मैं आमिर को नसीम में एक बात बोलूंगा। आमिर एक टनोर में मैं था कोच, तो आमिर नेशनल बैंक की टीम में था। मैं इसकी तारीफ इसलिए करूंगा कि इसने कभी जितनी क्रिकेट खेली बहुत एंजॉय करके खेली और बहुत ही जबरदस्त फाइटर। और मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं कि ये जो बात कह रहा है कि पाकिस्तान में, आमिर मैं तुम्हें एक बताऊं, ये चीज खत्म नहीं होगी। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज है कि लाइकिंग और जो फेवरेटिज्म है ना, हमारी मैनेजमेंट आती है, वो समझती है मैं स्ट्रांग जब हो सकती हूं जब 2-3 बड़े प्लेयरों को जब तक मैं हाथ में ना ले लूं। वो मुल्क के लिए नहीं सोचती, अपने टेनोर के लिए सोचती है कि मैं कितना लंबा टेनोर गुजार दूंगा। इसने के जैसे मिसाल के तौर पे अभी 2-3 प्लेयर तुम्हें पता है कि इसमें कोई शक का बात नहीं, तुम भी माशाल्लाह पाकिस्तान के क्या दुनिया के लेजेंड प्लेयरों में से रहे हो, तुम्हें पता चल जाता है प्लेयर भाई वर्ल्ड T20 में देखना है हमने, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मेरी, इंशाल्लाह। आप यकीन करो, जिस साल ये आमिर आया था उसी साल क्रिकेटरों ने कहना शुरू कर दिया था ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। देखें, दो आदमी की मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए कि क्रिकेट को थोड़ा सा जानता हूं। एक आमिर की और दूसरी फवाद आलम की। भाई 10 साल के बाद कमबैक करना, ये क्रिकेट के ये आम प्लेयर नहीं है। 5 साल के बाद कमबैक, इसको तो इन लोगों का तो ब्रेन लेना चाहिए पीसीबी को। हमारे यहाँ वो लोग ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि ये कमबैक करना नसीब आसान होती है। आज 4 दिन आप क्रिकेट छोड़ दो, उसके बाद कमबैक करके दिखाओ, दुनिया में नाम पैदा करके दिखाओ। नहीं किया ना सलमान बट ये हमारे नहीं करने देते ना, हमारे यहाँ करने नहीं देंगे। अभी आप उठा के देखें, अभी आमिर ने शुरू में जो बात बोली है बहुत ही जबरदस्त बॉल। आपको किसी को बना फेवरिज्म ये है, आपने आसिफ बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं नो डाउट, ये भी अच्छा है, यंग हैदर भी अच्छा है, मगर आपने उसको कैसे बनाया है? रिजवान को ऐसे बनाया है, आपने सरफराज को बाहर किया, उसको चांस दिया, ऊपर लाए, ठीक है। आप इन दोनों को भी ऊपर खिलाए ना प्रॉपर, यानी जिसको बनाना होता है उसको बनाना है। इसमें नो डाउट कि आपने इस वक्त अपने बाबर आजम, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की मैनेजमेंट की अप्रोच की। बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है, इसके अंदर वाली परफॉर्मेंस अभी अप्रोच नहीं है कि पाकिस्तान टीम को मैंने कहां बना के छोड़ना है। ये अपनी परफॉर्मेंस से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और बहुत अच्छा प्लेयर है। अभी आप मुझे ये बता दें कि आप वर्ल्ड कप T20 की कौन सी तैयारी है आपके पास, कौन से प्लेयर हैं? अगर आप नवाज अच्छी कर रहा है, नवाज को आपने कमबैक करवाया, अब आप उसको कंटिन्यू खिलाएं। अब आपने आसिफ को ऊपर लेके चले जाते हैं ना, आप बताएं मुझे, हफीज को टीम में रखा हुआ है, आप उसको जितना चांस देना था ऊपर दे के खत्म करते आप। अगर देना था, आप रिजवान और ये दो ही खेले जाएंगे, अच्छे प्लेयर हैं। नहीं, आपकी बात समझ गए बिल्कुल। ये बात आमिर, एक तो ये बताइएगा, बाबर आजम ने कोहली को रिप्लेस किया,
बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी जी बिल्कुल, ये तो जितना भी आप आई थिंक आप एंजॉय कर सकते हैं, इस चीज को करना चाहिए और ये प्राउड मोमेंट है फॉर एवरी पाकिस्तानी। और जैसे सईद भाई ने किया ना कि अब बाबर को, अब क्योंकि वर्ल्ड कप के 3 से 4 महीने रह गए, इन्होंने बिल्कुल सही बात किया। अब बाबर को अपनी टीम का सोचना है, अपने प्लेयर्स के लिए लड़ना है कि भाई मुझे वर्ल्ड कप में ये कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप मॉर्गन वगैरह को देखें, कोहली वगैरह को देखें, उनको पता है कि हमने अक्टूबर में 15 लड़के कौन से लेके जाने हैं और मेरे 11 कौन से होंगे, ये उनको अभी से पता है। ठीक है, हमें अभी तक पता ही नहीं है हमारा नया बॉल कौन करेगा, पावर प्ले के बाद कौन बॉलिंग करेगा, ओपनिंग कौन करेगा, नंबर 2 कौन खेलेगा, हमें बिल्कुल नहीं पता। हमारी टांगे हवा में इस टाइम। तो ये वर्ल्ड कप, क्योंकि देखें यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुए ना नसीम भाई, एवरीबडी नोज ये साउथ अफ्रीका की वो बॉलिंग साइड या बैटिंग साइड नहीं है। सही बात है। वर्ल्ड कप में हर टीम के 15 प्लेयर वो आते हैं जिन्होंने पूरा सॉल्व परफॉर्म किया होता है और टॉप के प्लेयर होते हैं। वर्ल्ड कप में आपको ये लूप नहीं मिलने जो यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला, अच्छी क्रिकेट खेलने से ही इंसान क्रिकेट जीतता है, जो भी है, लेकिन वर्ल्ड कप में आपको ये लूप नहीं मिलने। आपको वहां पे मार्जिन ऑफ एरर वैसे ही खत्म हो जाता है। एक तो इंडिया में वर्ल्ड कप, वो आप पे डिफरेंट प्रेशर, फिर जो है वर्ल्ड कप का डिफरेंट प्रेशर, फिर बड़ी टीमों का डिफरेंट प्रेशर। आप किस तरह हैंडल करेंगे जब तक आपको अपने कॉम्बिनेशन का नहीं पता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा को आउट करने में ज्यादा मजा आता है आपको, कोहली को? नहीं, आमिर यार, एक तुमसे एक मैं क्या अपना, तुम इसलिए कि यंग प्लेयर हो, तुम अब भी खेल रहे हो, मुझे ये बताओ, ये आए थे 2-3 प्लेयर आए थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, एक हारिस सोहेल आया और ऊपर ये आफरीदी आया, नो डाउट कि अच्छे आए थे, मगर मुझे अब जितने मैचेस मैं देख रहा हूं ये लिमिटेड हो गए, इंप्रूव नहीं करेंगे अब, ये इनको ढूंढना पड़ेंगे फास्ट बॉलर। देखें सईद भाई, ऐसे ही होता है। पहले तो आप इस चीज से एग्री करेंगे, हम हारिस रऊफ को किस स्ट्रेंथ पे लेके आए थे? वो इस स्ट्रेंथ पे लेके आए थे कि 20 ओवर्स में वो 6 ओवर के बाद मिडिल ओवर में 2 ओवर करता है, राइट, आके तगड़ी बॉलिंग करता है, फिर वो डेथ ओवर्स में 2 ओवर करता है, राइट। आपने अभी उसके 3 मैच हुए, आपने उसको नए बॉल पे लगा दिया। नया बॉल करना खाला जी का घर नहीं है, नया बॉल एक आर्ट है, नया बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जब तक अभी तक उसने अपनी क्वालिटी पे प्रूव नहीं किया टीम में आके कि जी हाँ जी ये मेरी प्लेस है, मुझे आप इस स्ट्रेंथ पे लेके आए हो, मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, अब आप मुझे नया रोल बताओ मैंने क्या करना है। अभी वो बेचारा अभी उधर आया ही है, आपने उसको उठा के नए बॉल पे लगा दिया। तो ऐसे बॉलर बनते नहीं है, ऐसे खराब होते। तो आसिफ कह रहे थे ना आमिर के वकार यूनुस ने कोई एक भी स्विंग बॉलर तैयार नहीं करके दिया आज तक। शायद वो यही ट्राई कर रहे थे। आमिर, रोहित शर्मा वाली बात रह गई थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको आउट करके आप ज्यादा मजा करते हैं। यार मेरी नसीम भाई कोशिश होती है, क्योंकि ये आप देखें इंडिया के टॉप के प्लेयर्स यही हैं ऊपर। अगर आप टॉप ऑर्डर देखो, धवन हो गया, शर्मा हो गया, ये हो गया, एज अ स्ट्राइक बॉलर आपकी कोशिश होती है कि यार इनमें से अगर आप 2 भी आउट कर दो तो इंडियन टीम वैसी रह जाती है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश यही होती है कि जरा, और एक अल्लाह ने शायद एक मेरी नेचर में डाला हुआ है कि मुझे बड़े मैचेस में, वैसी प्रेशर वाले मैचेस में मजा आता है, और अल्लाह हमेशा मेरे से परफॉर्म कराता है। ये मेरा कोई इसमें वो नहीं है, अल्लाह की जात है, वो इज्जत देती है, लेकिन अल्लाह ने हमेशा मुझे, जब भी मैं मुश्किल में फंसा हूं, अल्लाह ने मेरी हमेशा मदद की। इंशाल्लाह वर्ल्ड T20 में आप दिखाई देंगे और रोहित शर्मा और विराट कोहली को फिर आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और आपने कई मरतबा टीमों को ऑल आउट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर शो का हिस्सा थे और जिस तरह बॉलिंग में वो ऑल आउट करने के माहिर थे, बात करने में भी वो ऑल आउट गए। यस बॉस मैनेजमेंट के साथ वो खेलने के लिए अब भी तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं रवैये चेंज करना पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे पैगाम देकर गए कि हम किन टीमों के खिलाफ जीते हैं और हमें किन टीमों के खिलाफ वर्ल्ड T20 में परफॉर्म करना है। इवन कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान में या जनूबी अफ्रीका में उनकी कंप्लीट टीम नहीं थी जिसके खिलाफ हमने फतह हासिल की। जीत फिर जीते, हम कोई क्रेडिट नहीं छीन रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। और इस वक्त फ्यूचर स्टार ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं द वन एंड ओनली फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शो की जान साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको तमाम मैटर न्यूज चैनल देखने वालों को रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे कुलीग सईद आजाद राफी को और आपको बहुत बहुत रमजान की मुबारक। आपको भी साजिद भाई बहुत बहुत साजिद भाई बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। कोरोना वायरस भी चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन दुनिया भी चल रही है और इस साल वर्ल्ड T20 भी खेलना है पाकिस्तान ने। साजिद भाई, मोहम्मद आमिर अभी कह कर गए कि किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, इस जीत के बाद वर्ल्ड T20 में सारे अपने तगड़े 15 लेकर आएंगे। जी साजिद भाई। देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद आमिर वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर रहे और पाकिस्तान की क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी है। और पाकिस्तान के वकार यूनुस की जो अना का मसला है, मिसबा की बात को उनको दूर रखना पड़ेगा। मोहम्मद आमिर को बात को इस तरह आगे बढ़ाए। हमारे पास वसीम अकरम से बेहतर कोई चॉइस नहीं है, उसको फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम का कोच बनाना चाहिए। डंके की चोट पर उसने बाबर आजम को कप्तान बनाया, रोक सकते हो तो रोक लो, उसने बनाया तीनों फॉरवर्ड लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये चीज तो वाज़ेह तौर पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मोहम्मद आमिर जिस क्वालिटी के बॉलर हैं और वहाब रियाज जिस क्वालिटी के बॉलर हैं और पाकिस्तान के करता धरता वकार की बात करें, 10 साल से उन्होंने पाकिस्तान के लिए नया बॉल नहीं करा और जब भी बॉल करा बना हुआ बॉल करा, बनाए हुए बॉल से रिवर्स स्विंग भी उन्होंने आउट किए। मगर अपने नाज़रीन को ये बताते जरूर, आकिब जावेद और वकार यूनुस की अना की लड़ाई है। शाहिनशाह आफरीदी की बात करूं कि हारिस रऊफ की बात करूं, लाहौर कलंदर से गेंद करते हैं तो यॉर्कर बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, जब पाकिस्तान से गेंद करते हैं ऑफ कलर हो जाता है। ये तमाम चीजें ग्राउंड के हिस्से में होता है और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी रैंकिंग की सिलेक्शन का सिलसिला जारी है। सरफराज अहमद को आपने किस मर्ज की दवा से उसको एक मैच खिला के दूध पे मक्खी की तरह निकाल दिया। ये पाकिस्तान टीम का सिस्टम है। और पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान का बेटा आजम खान जो पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेट अकेडमी उसको दौड़ाए जा रहे हैं, भाई वेट कम कर लिया। और भाई उसमें रेस में जाना है, वेट कम कर लिया। फिर बात करते हैं नसीम राजपूत साहब, उसके बाप ने 2015 में जो चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने एक रूल बना दिया, सिलेक्शन में कोई वो जो सिस्टम में जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो फिटनेस के हवाले से। भाई उसके वालिद का एक अपना सिस्टम था, उसको बेटे को राहुल में आप दौड़ाए नहीं, चाहे आजम खान हो या शर्जील खान हो, साजिद भाई दोनों भागे जा रहे हैं, खिलाया नहीं रहे उनको किसी के लिए एक मैच। आपने बड़ी अच्छी बात कही साजिद भाई कि सरफराज के लिए एक मैच है, शर्जील के लिए एक मैच है। राफे, ये इस बात को जरा कंटिन्यू कीजिएगा जो साजिद भाई ने की। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम राफे। ठीक देखिए बात बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है साजिद भाई ने, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक सिस्टम सेट किया गया पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में, देखें फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो कि ज़रूरत भी है। स्किल सेट के ऊपर काम कई जगह कम होता है, ठीक है, मगर अगेन अगर आप अनफिट, कंप्लीटली अनफिट, एक होता है कि फिटनेस मामला थोड़ा ऊपर जो इमाद वसीम के जैसे 2 साल पहले इशू थे फिटनेस में, मगर वो ये नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा उनका वेट बढ़ चुका है, ऐसा नहीं था। अब ये जिन 2 प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, ये फिटनेस के मेयार पे उतरते नहीं है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, ठीक है ना। वो वेट की वेरिएशन, रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा कभी भी एक्सट्रीमली फिट नहीं रहे, मगर उनका स्किल सेट इतना डेवलप्ड है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी सारी चीज़ों को हाईलाइट कर जाती है, ठीक है। तो अगेन मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि आजम खान या फिर शर्जील खान जब टीम से बाहर गए थे 96 kg थी, 112 किलो वापस आ रहे हैं, तो जिस बंदे को भूख नहीं है क्रिकेट खेलने की, अपनी फिटनेस पे काम करने की, वो क्या टीम को परफॉर्म करके देगा? बात नहीं, आप गलत कह रहे हो राफे, बात ये नहीं हो रही है, फिटनेस की बात नहीं हो रही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो नसीम राजपूत साहब मेरी बात सुने, यहाँ टूरिंग सिलेक्शन कमेटी और जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में इख्तिलाफात है। ये डंके की चोट में 3 सिलेक्टरों से मेरी बात होती है और 3 सिलेक्टर जो कहते हैं यकीनी तौर पर टीम सिलेक्ट करते हैं, टूरिंग सिलेक्शन कमेटी को देती है। और शजील खान को आपने बैक 2020 मैच खिलाया, उसके बाद जो कैच छोड़ता है, कैच उसको धूप के सूरज की वजह से उसके सामने आता है, सोशल मीडिया में उसका रिकॉर्ड बनाते हो। और भाई बाद इसको मौका तो दो। और फिटनेस जो होती है शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में उसकी बेहतर है, ऐसे थोड़ी कराची किंग वाले को अनफिटनेस को खिलाएंगे, क्या हो गया मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है ये बात साजिद भाई ने सही की कि कराची किंग्स में जब वसीम अकरम और इतना थिंक टैंक बैठा हुआ है, वो भी कैरी कर रहे हैं, उनके पास भी और भी बैट्समैन मौजूद है, लेकिन वो शर्जील को खिला रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं। हमें ये देखें उनकी स्किल्स पे कोई डाउट नहीं है, मेरा मकसद भी समझ नहीं रहे बात को किसी और तरफ ले गए। उनकी स्किल्स तो बहुत स्किल सेट उनकी बहुत डेवलप्ड है, वो सिंगल हैंडेडली मैच चेंज कर देते हैं, उन्होंने कई दफा ये कर चुका है। जहां तक इस सीरीज की बात है साउथ अफ्रीका की, तो उनको एक ही मैच दिया, बैटिंग ऑर्डर जो है बिल्कुल हैपहैज़र्ड खेला। पहले मैच में बैटिंग ऑर्डर अलग चला, दूसरे में जब शर्जील आए तो उनके साथ
फखर को उस मैच में ड्रॉप कर चुके थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इनको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। जिस प्लेयर को लाए हैं उसको पूरा मौका दें। जैसे दानिश अजीज को लाए थे, उसको 2 मैच दिए, ठीक है, उससे नहीं हुआ, मगर उसको T20 मेरे ख्याल से रखना चाहिए था, क्योंकि वो T20 में परफॉर्म करके आया था, उसकी सिलेक्शन T20 की थ्रू हुई थी, तो उसको खिला वनडे दिया। तो इन लोगों को ये देखने जिस फॉर्मेट से प्लेयर को पिक कर रहे हैं उस फॉर्मेट में मौका देना, किसी को वनडे के। सईद भाई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साजिद खान ने जो बात की है अभी, मैं ये समझता हूँ नसीम भाई, पाकिस्तान लेवल पे तो एक डिफरेंट अप्रोच होती है और PSL के लिए डिफरेंट अप्रोच है। PSL ही पैदा कर रही है, अब तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो इतनी अच्छी हो नहीं रही है, वहीं से आ रहे हैं सारे प्लेयर, PSL से ही सब आ रहे हैं। देखिए, इतनी जल्दी मैं ये समझता हूँ, आजम खान नो डाउट बहुत टैलेंटेड बच्चा है और उस जिस तरह से इस पे बोर्ड नजर रखी हुई है, ये है प्लानिंग, इसको कहते हैं प्लानिंग। पाकिस्तान टीम के अंदर प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान टीम में आप ये समझ, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्लानिंग एटलीस्ट है। यूसुफ जिस तरह काम कर रहे हैं, यूसुफ लगे हुए सारे बैट्समैनों के साथ, मतलब ये है कि मोइन खान ऐसा छोटा नाम नहीं है, साथ में PCB में नदीम खान भी बैठे हुए, उस बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं अगर वो कहीं लैग कर रहा होगा पाकिस्तान टीम के अंदर आने के लिए, जब भी उसको चांस नहीं मिल रहा। जहां तक रही बात, दूसरी बात नसीम, ये तो हो गई आजम खान की बात, बहुत टैलेंटेड है और मेरे ख्याल में 1 आध साल में और थोड़ा सा मेहनत करेगा तो वो आ जाएगा। जैसे राफे ने बात बोली है कि भूख शर्जील की ये बात तो मैं बिल्कुल, आप इसकी राफे की मैं एग्री करता हूं कि उसको पता था उसकी खत्म होने वाला था, सब केसेस वगैरह सब, उसको वापस आना था, तो उसको वेट कम, गॉड गिफ्टेड है, वो भी T20 का गॉड गिफ्टेड है, मगर अब आ गया है तो, मगर अभी जिस तरह से वो मैचेस खेला। सईद भाई, बात ये हो रही है कि एक चांस, मैं ये बात कह रहा हूं कि उसके लिए एक चांस है। ये सरफराज देखे, आपकी 5 और 6 मिडिल ऑर्डर बैटिंग। सईद भाई, बात रह गई है, सईद भाई सुने मेरी बात, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कल हम फिर बैठेंगे, हम फिर बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आमिर ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया। मैं चाहूंगा कि आप लोग और कोई और भी हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनको मदू करेंगे और हमने ये शो करना है। भाई, कल प्लीज यहीं से शुरू कीजिएगा, यहीं से शुरू करूंगा मैं कि पाकिस्तान की टीम अभी भी फेवरिज्म में पाकिस्तान की टीम खेल रही है। सर, पाकिस्तान ने इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है, वर्ल्ड T20 खेलना है, बेस ये है। तो हमारा पैनल, सर थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आज आप तशरीफ लाए। राफे भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, एंड साजिद खान भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर, थैंक यू वेरी मच, आप शो का हिस्सा बने और जितना खुल के आपने तबादला ख्याल किया। बात ये हो रही है कि हम जब जीत जाते हैं तो फिर हम एक अजीब से नशे में आ जाते हैं कि बस ठीक है, अब तो जीत गए, और हमने ये देखा, हमने सेलिब्रेशन देखी। हम जिस टीम के खिलाफ जीते, कहीं ना कहीं वो इतनी मजबूत नहीं थी, साउथ अफ्रीका की कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप नहीं थी। हम जीते, हम पूरा क्रेडिट पाकिस्तान टीम को देंगे कि जीत है, लेकिन इस जीत के बाद कम से कम हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हो जाना चाहिए। हमें वर्ल्ड T20 दुनिया की तमाम जो टॉप 15 टीम होगी उनके खिलाफ खेलना है। हमें ये नहीं पता कि हमारे 11 कौन से होंगे, एक सच्चाई है, हमारे मिडिल ऑर्डर का आज भी नहीं पता। जिस तरह अभी साजिद साहब ने भी बात कही थी, सईद भाई ने भी बात कही कि अगर मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी, कोई एक प्लेयर तो ऐसा होता जो लेके चलता। सरफराज आपके पास मौजूद थे, लेकिन पसंद ना पसंद नहीं आपने खिलाया, खिलाते गए आसिफ अली को, हैदर अली को, आपने इतने मैचेस में खिलाया, वो परफॉर्म नहीं कर सके। ये तमाम इश्यूज हम कल के शो में भी डिस्कस करेंगे। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।